हाँ, तो वैद्युत रसायन में जो हम लोग वैद्युत अपघटनीय सेल पढ़े थे, बताया गया था कि जो सेल होंगी वो हम दो प्रकार की यहाँ पढ़ेंगे। एक वैद्युत अपघटनीय सेल थी और दूसरी बताई गई थी वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत अपघटनीय सेल के बारे में पूरी जानकारी हो गई थी, कैसे क्या काम करता है। अब हमें पढ़ना है वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत रासायनिक सेल क्या काम करता है? जैसे जो वैद्युत अपघटनीय सेल थी उसमें हम लोगों ने बाह्य स्रोत से ऊर्जा दी थी। कौन सी? वैद्युत ऊर्जा। वो जो वैद्युत ऊर्जा थी वो किसमें कन्वर्ट हुई थी? रासायनिक ऊर्जा में। लेकिन यहाँ पे हम इसको जस्ट अपोजिट कर देंगे कि ये जो एक ऐसी सेल होती है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखते हैं टार्च में सेल वगैरह डालते हैं तो वो जो सेल होती है वो हमें चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं होती है, वो सेल हम डालते हैं और हमें वैद्युत ऊर्जा मिलती है। तो उसके अंदर कुछ क्रिया होती है, क्रिया करके उसको चार्ज कराया जाता है, उसमें रासायनिक ऊर्जा स्टोर की जाती है और वो जो रासायनिक ऊर्जा होती है बाद में उसका हम यूज करते हैं किसमें? वैद्युत ऊर्जा में। तो पहली बात ये समझ में आएगी कि जो वैद्युत रासायनिक सेल है इसका काम क्या है? इसका काम है रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट करना। किसमें लिया? वैद्युत ऊर्जा में। ठीक, तो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, तो ये एक ऐसी सेल होती है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। अब इसमें और बात, इसे वोल्टी सेल भी कहा जाता है। वोल्टी सेल या इसे गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे गैल्वेनी और वोल्टा ने बनाया था। तो इसलिए बात और समझ में आई, एक ऐसी सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है वैद्युत रासायनिक सेल कहलाती है। इसे वोल्टी सेल या गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है क्योंकि इसे सर्वप्रथम वैज्ञानिक गैल्वेनी और वोल्टा ने बनाया था। कहेंगे अच्छा अब इसमें होगा क्या, क्या होता है, कैसे सेल बनाई जाती है? तो इसके लिए, इस सेल के लिए दो धातु के इलेक्ट्रोडों को लिया जाता है और इलेक्ट्रोड बनाना हमें आता है। मान लिया जिंक का हमें इलेक्ट्रोड बनाना है, तो जिंक हमने ले लिया और इसका क्या बन दिया, भर दिया, कोई एक सोल्यूशन इसका लवण का भर दिया। इधर हमने ऐसे ले लिया है एजी, एजी तो चांदी की छड़, और इसमें हमने क्या भर दिया? एजी का नाइट्रेट। यानी ये सेल बनाने के लिए हमें दो क्या लेने पड़ेंगे? इलेक्ट्रोड या सेल लेनी पड़ेंगी। और इन अर्ध सेलों या इन इलेक्ट्रोडों को एक सुचालक तार से जोड़ दिया जाएगा और बीच में लगा दिया जाएगा वोल्ट मीटर, जो बताएगा कि आखिर इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है। ये वोल्टेज ऑटोमेटिकली आएगा, करना कुछ नहीं होगा आपको। जब आप जैसे इनको जोड़ोगे तो आप देखोगे कि इसमें वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगा। अच्छा, और एक चीज, और इन दोनों विलयनों को जोड़ने के लिए एक और चीज यूज की जाएगी जिसे हम बोलेंगे लवण सेतु। इसे नाम दिया जाएगा लवण सेतु। और लवण सेतु के अंदर किसी लवण का विलयन भर दिया जाएगा। वो लवण का विलयन कैसा होगा वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये जो पूरा सेटअप लगा हुआ है यही क्या है? वैद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल। क्या होता है इस सेल में? दो धातु के इलेक्ट्रोड होते हैं और उन धातु के इलेक्ट्रोडों को किसी सुचालक तार से जोड़ दिया जाता है। जो सुचालक तार से जोड़ा जाता है और इनके बीच में क्या लगा दिया जाता है? वोल्ट मीटर लगा दिया जाता है। दोनों विलीनों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? लवण सेतु का प्रयोग करते हैं। तो ये पूरा जो सेटअप लगा हुआ है ये क्या है? जो है वैद्युत रासायनिक सेल। अब इसमें देखिए एक एग्जाम्पल होता है जो काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, डैनियल सेल। डैनियल सेल जो है वैद्युत रासायनिक सेल का ही एक रूप है। अभी हम लोगों ने वैद्युत रासायनिक सेल में क्या जाना कि एक तरफ हम किसी धातु का इलेक्ट्रोड लेंगे, दूसरी तरफ इलेक्ट्रोड लेंगे, ठीक, कोई भी हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब हम डैनियल सेल पढ़ेंगे तो उसमें एक चीज फिक्स कर दी जाएगी कि जो हमने इलेक्ट्रोड लेने हैं वो जिंक और कॉपर के। तो वैद्युत रासायनिक सेल का ही एक प्रकार है, कौन? डैनियल सेल।
लेकिन डैनियल सेल में बस हमें क्या करना होगा, जिंक और कॉपर के क्षण को लेना पड़ता है, इनके इलेक्ट्रोडों को लेना पड़ता है। तो इसको हम लिख देते हैं फिर यहाँ पे कॉपर, और इसको लिख दिया हमने कॉपर सल्फेट। ठीक, अब देखो इसमें क्या है कि हमने जिंक का इलेक्ट्रोड लिखा, कॉपर का इलेक्ट्रोड बनाया, दोनों को एक तार से जोड़ दिया, वोल्टमीटर बीच में जोड़ दिया, दोनों विलयनों को जोड़ने के लिए लवण सेतु का प्रयोग किया। अब देखो यहाँ पे कुछ सीखनी है बात, जैसे ही इनको आप जोड़ोगे तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो जिंक से निकलेंगे, किससे निकलेंगे, जिंक से, और ये इलेक्ट्रॉन जिंक से निकलकर जाएंगे कॉपर पर, कॉपर वाले इलेक्ट्रोड पर, ठीक है। अच्छा, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है जिंक से निकलकर ऐसे कॉपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। अभी जानेंगे क्यों ऐसा हो रहा है। ये हो गया इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनों की जो बहने की दिशा होती है उसकी विपरीत दिशा किसकी होती है, धारा की, तो ये हो जाएगी वैद्युत धारा की दिशा। तो ये हो जाएगी वैद्युत धारा की दिशा। अब बात ये आएगी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकले हैं, कैसे निकले हैं, तो हम लोग देखो अभी आगे पढ़ेंगे जब मानक अपचय विभव, मानक आक्सीकरण विभव, तो यहाँ पे वैद्युत रासायनिक सेल पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग वैद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग जानेंगे कि जो जिंक है और जो कॉपर है, इसमें जिंक और कॉपर के बारे में अगर हम बात करें तो जिंक कॉपर से ऊपर है, और इसका मानक आक्सीकरण विभव, समझ लीजिएगा, मानक जो आक्सीकरण विभव है वो बहुत ज्यादा है, और आक्सीकरण विभव किसी का अगर ज्यादा है तो उसकी प्रवृत्ति है उसका आक्सीकरण होगा और उतनी जल्दी होगा। अगर किसी का अपचयन विभव ज्यादा है तो इसका मतलब उसका क्या होगा, अपचयन। तो यहाँ पे भी हम ये ध्यान रख ले रहे हैं कि हाँ जिंक का, मान लिया कि जिंक का जो मानक आक्सीकरण विभव है वो क्या है, ज्यादा, तो ये अपना क्या करेगा, आक्सीकरण, और आक्सीकरण भैया क्या ऐसा होता है, तो आक्सीकरण के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ता है, त्यागना पड़ता है। तो जो जिंक धातु की जो क्षण है ये इलेक्ट्रॉनों को निकालेगी और किसमें चेंज होगी, अगर जिटन है, ये दो इलेक्ट्रॉन निकाले तो बताओ किसमें चेंज होगा, जिटन प्लस 2 में। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते जाएंगे और जिंक धातु की जो ये क्षण होगी इससे जिटन प्लस 2 विलियन में बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो जिटन प्लस 2 में कन्वर्ट होता चला जाएगा। एक बार ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकलेंगे जाएंगे, अब यहाँ पे देखो क्या होगा, इस विलियन के अंदर CuSO4 है, और CuSO4 में हमें पता है कि Cu प्लस 2 होगा और SO4 माइनस 2 होगा। ये जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो जो Cu प्लस 2 होगा ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और Cu में अपचयित हो जाएगा। तो अब यहाँ से समझ में आना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जिंक इलेक्ट्रोड से निकलकर किस में जाएंगे, कॉपर वाले इलेक्ट्रोड में जाएंगे और अपचयित Cu प्लस 2 किसमें अपचयित कर देंगे, Cu। अब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर बहने लगा, इसीलिए वैद्युत धारा विपरीत दिशा में बहनी शुरू हो जाएगी। तो रासायनिक क्रियाओं से, रासायनिक ऊर्जा से क्या बन गई है, वैद्युत धारा या वैद्युत ऊर्जा बन गई है। तो ये सेटअप है और ये काम चलता जाएगा। लेकिन कुछ समय के बाद अगर आप थोड़ा सा इसे फोकस करें तो देखिए इसमें क्या दिक्कत आएगी। दिक्कत ये आएगी कि जो जिंक धातु की क्षण है वो किसमें चेंज होती जा रही है, जिटन प्लस 2 में, ठीक है। तो जिंक लगातार किसमें चेंज होता जा रहा है, जिटन प्लस 2 में चलता जा रहा है। तो बताओ कुछ समय के बाद ऐसा होगा कि जिटन प्लस 2 विलियन में क्या हो जाएंगे, ज्यादा। क्यों, क्योंकि जिटन जो है वो भी तो चेंज हो रहा है जिटन प्लस 2 में, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे जिंक किसमें कन्वर्ट होता चला जाएगा, जिटन प्लस 2 में। तो इसलिए कुछ समय के बाद विलियन के अंदर जिटन प्लस 2 आयनों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसमें आइए, जो Cu प्लस 2 है, जब विलियन से Cu प्लस 2 सब किसमें चेंज हो जाएंगे, Cu में, तो सब धनावेश इसके पास से गायब हो जाएगा। तो विलियन में आप किसके आयनों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, रहेगी उतनी ही, लेकिन Cu प्लस 2 क्या हो गया, कम हो गया है, तो इसलिए नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो हम ये बोलेंगे कि विलियन में SO4 माइनस 2 आयनों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसमें किसकी संख्या बढ़ जाएगी, जिटन प्लस 2 की। उधर किसकी संख्या बढ़ जाएगी, सल्फेट आयन की। अब बताओ जब जिटन प्लस 2 विलीन के अंदर हो जाएंगे तो इस समय धनावेशित हो जाएगा क्या, अब ये इलेक्ट्रॉन को निकालेगा नहीं, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा है, माइनस का, और जिटन प्लस 2 कैसा है, प्लस का। तो ये इन दोनों के बीच क्या लग जाएगा, आकर्षण बल। और एक बात, ये इलेक्ट्रॉन को भी कौन ग्रहण कर रहा था, Cu प्लस 2, ये प्लस का था इसलिए इलेक्ट्रॉन को अपचयित, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपचयित हो रहा था। लेकिन अब बताओ विलीन में किसकी संख्या बढ़ चुकी है, SO4 माइनस 2 की। अब SO4 माइनस 2 कैसा है, माइनस, तो ये बताओ विलीन कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित।
अगर ये विलयन विरावेशित होगा तो अब क्या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस के बीच क्या लगेगा? प्रतिकर्षण। तो पहली बात तो ये अब इलेक्ट्रॉन को लेना नहीं चाहता है और ये इलेक्ट्रॉन को त्यागना नहीं चाहता है। तो इसका ये मतलब होगा कुछ समय के बाद इलेक्ट्रॉन का जो बहना होगा वो रुक जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन का बहना रुक जाएगा तो वैद्युत धारा भी क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। यानी कि कुछ समय के बाद जो सेल होगी ये रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल नहीं पाएगी। अब हम फिर क्या करें? तो उसके लिए ही हमने क्या किया है? लवण सेतु का प्रयोग किया है। अच्छा, ये जो लवण सेतु है ये क्या काम करता है? लवण सेतु के अंदर लवण भरा जाता है। जैसे इसमें कहते हैं हमने भर दिया NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट भर दिया, KCl भर दिया। अमोनियम में NH4 प्लस NO3 माइनस, K प्लस Cl माइनस। अब जैसे ही देखा जाएगा कि यहाँ पे ये क्रिया रुक गई है तो जो हमने सेतु लवण सेतु भरा है उसके अंदर जो लवण है वो लवण क्या करता है? यहाँ बताइए Zn+2 आयन क्या हो गए थे ज्यादा, तो इसका जो ऋणावेश होगा ये ऋणावेश जाएगा इसकी तरफ। मान लो यहाँ NO3 माइनस विलयन में आने लगे, जो ये NH4 प्लस है ये NH4 प्लस जा रहा है इधर। अब समझिए यहाँ पे जो NO3 माइनस होगा, अब ये माइनस जाएगा तो प्लस को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा, उदासीन करेगा। ये जो प्लस होगा ये SO4 माइनस 2 की संख्या बढ़ गई थी तो बताओ इसको ये क्या करेगा? न्यूट्रल धीमे धीमे खत्म करेगा, ये इसको खत्म करेगा। तो विलयन में जो अभी Zn+2 आयनों की संख्या जब बढ़ गई थी अब वो क्या हो जाएगी? कम। इसको ये क्या करने लगेगा? धीमे धीमे खत्म करने लगेगा। और इधर जो SO4 माइनस 2 आयनों की संख्या बढ़ गई थी उसमें NH4 प्लस धीमे धीमे उसको क्या कर लेगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। तो कुछ समय के बाद विलयन में SO4 माइनस 2 आयनों की संख्या जो बढ़ी थी वो नॉर्मल हो जाएगी और Zn+2 की जो संख्या बढ़ी थी वो नॉर्मल हो जाएगी। फिर से इलेक्ट्रॉन का इधर उधर क्या हो जाएगा? आदान प्रदान होना शुरू हो जाएगा। तो ये है लवण सेतु का काम। तो लवण सेतु क्या करता है? जो इसमें वैद्युत धारा बह रही है इसको निरंतर क्या होगा? बहने देगा। और एक चीज और, इसमें जो धनायन होगा वो ऋणायन वाले विलयन में चला जाएगा और जो ऋणायन होगा वो धनावेशित वाले विलयन में चला जाएगा। तो ये लगातार इससे प्रवाह जो होता है वैद्युत धारा का होता रहता है। लेकिन इसमें एक शर्त होती है, शर्त ये होती है कि लवण सेतु हमें ऐसा लेना चाहिए, उसके अंदर लवण ऐसा भरना चाहिए जिसके धनायनों और ऋणायनों की चालें क्या हो? समान। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, धनायन और ऋणायन की चालें क्या होनी चाहिए? समान। क्यों? क्योंकि जब तक अगर मान लो धनायन और ऋणायन की चालें बराबर नहीं है तो धनायन तो इधर पहुंच गया मान लो ऋणायन और धनायन उधर पहुंच ही नहीं पाया तो इसको ये न्यूट्रलाइज ही नहीं कर पाएगा, तब भी तो इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएगा। तो इसलिए ये बात है बहुत जरूरी बताई जाती है कि लवण सेतु का काम क्या होता है। पहली बात तो लवण सेतु दोनों विलयनों को क्या करता है? आपस में जोड़ रखता है, परिपथ पूर्ण करता है, वैद्युत धारा लगातार उसका प्रवाह बना रहता है। दूसरी बात, जो विलयन में धनायन और ऋणायन की संख्या बढ़ जाती है तो उसको ये क्या करता है? उदासीन करता है और वैद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि लवण सेतु के अंदर हम ऐसा लवण भरेंगे जिसके धनायन और ऋणायन की चालें क्या होंगी? बराबर। ठीक है, तो एक बात ये आती है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, जैसे वहां पे हम लोगों ने देखा था एनोड और कैथोड, यहाँ भी क्या करेंगे? हम एनोड और कैथोड को देखेंगे। सबसे पहले इस वाले में क्या हुआ है? इस वाले में हुआ है ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन का निकलना। ऑक्सीकरण हमेशा होगा एनोड पर। देखिए कोई भी सेल हो एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होगा, कोई ये नियम कभी फेल नहीं होगा। एनोड पर हमेशा होगा ऑक्सीकरण, कैथोड पर हमेशा होगा अपचयन। बस ये नियम किसी भी सेल में फेल नहीं होता है। इसमें देखो ऑक्सीकरण होगा इसलिए क्या हो गया है? एनोड। इसमें क्या हो रहा है? अपचयन, इसलिए क्या हो गया? इसलिए क्या हो गया है? कैथोड। उसमें एनोड को क्या माना गया था? प्लस। उसमें वैद्युत अपघटनीय सेल में एनोड को प्लस माना गया था और कैथोड को क्या माना गया था? माइनस। इसमें एनोड को माना जाएगा माइनस और इसको माना जाएगा प्लस। तो ये उल्टा इसमें हो जाता है, एनोड को माना जाता है माइनस और कैथोड को क्या माना जाता है? प्लस। अच्छा ठीक, अब इसमें कुछ रिएक्शन होती है एनोड और कैथोड की। देखो इसमें एनोड की अगर हम बात करें तो एनोड पर क्या हुआ है? एनोड पर हुआ है Zn ने इलेक्ट्रॉन को निकाला है और क्या लगाया है? Zn+2। और अगर हम कैथोड की बात करें तो कैथोड में क्या हुआ है? Cu+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं और क्या बना दिया है? Cu। तो ये अर्ध क्रिया हो गई एनोड पर और ये अर्ध क्रिया हो गई कैथोड पर। अब अगर इसको हम क्या करें?
ये अर्ध क्रिया हो गई, अर्ध क्रिया ये भी। अब इसको अगर हम जोड़ दें तो ये कट जाएगा, तो यहाँ से आएगा Zn प्लस Cu प्लस 2 एरो Zn प्लस 2 और प्लस Cu, तो ये हो जाएगी संपूर्ण क्रिया या संपूर्ण सेल अभिक्रिया, संपूर्ण सेल अभिक्रिया। ठीक है, तो इसको ऐसे हम लोग कर सकते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है कि सेल आरेख लिखा जाता है। सेल आरेख कैसे लिखा जाता है उसको समझ लीजिए आप। जो गैल्वेनिक सेल या वैद्युत और रासायनिक सेल होती है, इसको लिखने का तरीका होता है, एनोड को पहले हम बाईं ओर रखते हैं, तो एनोड कौन हमारे बाईं, एनोड हो गया बाईं ओर, तो कौन है एनोड, Zn वाला। अब Zn बताओ किसमें चेंज हुआ, Zn ठोस था सॉलिड, अब ये किसमें चेंज हुआ है, Zn प्लस 2, और Zn प्लस 2 कहाँ थे, विलियन में, तो इसमें हम लिख देंगे एक्वस। फिर ये दो खड़ी लाइनें, ये क्या है, लवण सेतु को दिखाती हैं। और अब हम करेंगे कैथोड की बात। कैथोड में क्या था, Cu प्लस 2 पहले था एक्वस, और ये किस में चेंज हुआ है, Cu ठोस में। बस ये हमारे लिए हो गया एनोड, ये हमारे लिए हो गया कैथोड। तो एक बात ये समझ लेंगे कि वैद्युत रासायनिक सेल में हमेशा एनोड को बाईं ओर रखा जाएगा और कैथोड को कहाँ रखा जाएगा, दाईं ओर रखा जाएगा। इसमें जो एनोड होगा वो कैसा होगा, ऋण ध्रुव होगा, और कैथोड कैसा होगा, धन ध्रुव होगा। तो एक बात तो ये मान ली जाएगी। अच्छा, फिर हम कहेंगे कि जो सेल आरेख है, तो सेल आरेख को हमें देख लेना होगा, लेकिन एनोड पर हमेशा क्या होगा, ऑक्सीकरण, कैथोड पर हमेशा क्या ही होगा, अपक्षय। तो ये एक सेल हो गई इसमें। अब हम लोग क्या करते हैं कि वैद्युत अपघटनीय सेल और जो वैद्युत रासायनिक सेल है, इसमें आखिर डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, उसको पढ़ते हैं। तो एक तरफ लिख लिया वैद्युत अपघटनीय सेल, एक तरफ लिख लिया वोल्टेज सेल। तो पहले दोनों की डिफिनेशन कि वैद्युत अपघटनीय सेल ये वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करती है, ये वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, और ये इसका उल्टा रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। ठीक, दूसरी बात कहेंगे जो वैद्युत ऊर्जा, जो वैद्युत अपघटनीय सेल थी, इसमें जो एनोड था ये कैसा था, धन ध्रुव, और कैथोड कैसा था, ऋण ध्रुव। जबकि इसमें क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, इसमें एनोड को क्या माना जाएगा, ऋण ध्रुव, और कैथोड को क्या माना जाएगा, धन ध्रुव। नंबर 3 कहेंगे इसमें किसी बाह्य स्रोत, इसमें बाह्य स्रोत की आवश्यकता होती है, बाह्य स्रोत की आवश्यकता होती है। मतलब इसका क्या है भाई, बाहर से बैटरी लगाओगे तभी तो वैद्युत ऊर्जा चेंज होती है रासायनिक ऊर्जा में, इसमें बाह्य स्रोत की कोई जरूरत नहीं होती है। नंबर 4 वैद्युत अपघटनीय सेल में जो दो इलेक्ट्रोड थे वो बताइए कहाँ रखे थे, एक ही विलयन में या एक ही पात्र में रखे थे। जबकि जो वोल्टेज सेल या गैल्वेनिक सेल था ये क्या थे, अलग अलग दो पात्रों में रखे थे और बाद में क्या किया गया था, उनको जोड़ा गया था। तो एक पॉइंट ये बना लिया जाता है कि जो वैद्युत अपघटनीय सेल होती है इसमें दो इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में रखे होते हैं, जबकि अगर इसमें हम बात करें तो इसमें दो इलेक्ट्रोड एक दूसरे से जुड़े हुए विलयनों में अलग अलग क्या होते हैं, रखे होते हैं। तो ये विलीन वाली बात हो गई। फिर हम बोलेंगे इसमें लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें कहीं भी लवण सेतु नहीं था, लेकिन भैया इसमें लवण सेतु था। ठीक है, और एक बात आप बोल सकते हो, तो इसमें लवण सेतु की आवश्यकता नहीं है और इसमें लवण सेतु की आवश्यकता, बस 5 पॉइंट फिलहाल इसमें हो सकते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस है इनमें, इनको आपको याद रख लेना।